अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 रसायन विज्ञान कक्षा 11 का प्रश्न पत्र है। ये पूर्णांक इसका 34 अंक है और 2 घंटे 45 मिनट का ये पेपर आपका होने वाला है। दोस्तों पूरा पेपर मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, एक एक क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ें। अर्धवार्षिक पेपर में आपका ये पेपर एज इट इज आने वाला है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एज इट इज काफ़ी मिलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी कोष में या किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या ज्ञात करने का सूत्र आपका 2n² होता है। निम्नलिखित में से कौन से तत्व की आयनन एंथैल्पी उच्चतम होगी? तो बेरिलियम की आयनन एंथैल्पी उच्चतम होती है। एक फोटोन की ऊर्जा ज्ञात करने का सूत्र E = hν। पदार्थ की मात्रा का SI मात्रक आपका मोल होता है। अगले क्वेश्चन में आपको सत्य और असत्य की पहचान करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, डी ब्लॉक के तत्वों को आंतरिक संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो दोस्तों ये गलत है, क्योंकि डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण श्रेणी के तत्व कहा जाता है, जबकि आंतरिक संक्रमण तत्व आपके एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं। अगला है आपका, BCl3 में अष्टक पूर्ण होता है। तो ये भी आपका रॉन्ग आंसर है, क्योंकि BCl3 में बोरॉन के आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है और ये 3 क्लोरीन से बॉन्ड बना रहा है, तो इसके 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसका अष्टक पूरा नहीं है। आंतरिक ऊर्जा एक विस्तृत गुणधर्म है, ये आपकी सही बात है बिल्कुल। अगले क्वेश्चन है आपके, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आवोगाद्रो संख्या का मान क्या होता है? तो आवोगाद्रो संख्या आपकी 6.022 × 10⁻23 ये आपकी आवोगाद्रो संख्या होती है। PCl5 में संकरण क्या होगा? तो PCl5 में आपका sp3d संकरण होता है, क्योंकि फास्फोरस के बाह्यतम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि पांचों क्लोरीन के संग बॉन्ड बना रहे हैं, एक भी लॉन पेयर नहीं है, तो सिग्मा प्लस लॉन पेयर बराबर 5 sp3d संकरण में हो जाएगा। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के लिए ΔH का मान क्या होता है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के लिए मोलरता ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? मोलरता ज्ञात करने का सूत्र आपका M = WB विलेय की मात्रा बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान इनटू नीचे करोगे आप B ml में करोगे तो ऊपर आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि ये आपको लीटर में निकलती है। 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जालक एंथैल्पी किसे कहते हैं? दोस्तों जैसे मेरे पास NaCl है, अब Na और Cl के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होते हैं। यदि 1 मोल आयनिक यौगिकों को आप 1 मोल आयनिक यौगिक को आप तोड़ोगे उसके आयनों में, तो उसके लिए आपको ऊर्जा देनी होगी। इस ऊर्जा को ही जालक ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम लिखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न को आकार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करो। अब निम्न को आकार के बढ़ते हुए क्रम में पूछ रहा है आपसे, तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज़्यादा उसके पास प्रोटॉनों की संख्या होगी इलेक्ट्रॉन की तुलना में, और जितने ज़्यादा प्रोटॉन होंगे नाभिक का आकर्षण उतना ही ज़्यादा होगा और साइज आपकी कम होती चली जाएगी। तो यहाँ पर Fe+3 की साइज सबसे छोटी, फिर इसके बाद आपका Fe+2 आ जाएगा, फिर Fe आएगा, तो Fe की साइज यहाँ पर सबसे बड़ी होगी। क्वेश्चन नंबर 15, स्थिर अनुपात का नियम क्या होता है? सिंपल सा नियम है आपका, यौगिक को किसी भी स्रोत से प्राप्त किया जाए, यौगिक में उपस्थित तत्वों का अनुपात हमेशा निश्चित ही रहता है। जैसे CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात जो है वो 3:8 हमेशा फिक्स रहता है। 25 डिग्री को फॉरेनहाइट में परिवर्तित कीजिए, या आप अपनी बुक में एज इट इज देख सकते हो। कृष्णिका विकिरण एक गर्म पिंड होता है, जो कि किसी भी प्रकार के विकिरणों को उत्सर्जित अथवा अवशोषित कर सकता है। सबसे पहले जब कृष्णिका को गर्म किया जाता है, इसका जो रंग होता है वो हल्का लाल होता है, फिर और गहरा लाल हो जाता है, और जैसे जैसे आप ताप बढ़ाते जाओगे तो इसकी आवृत्ति का मान बढ़ता जाएगा, इस कारण इसकी रंग में परिवर्तन आता जाएगा। और ये आपका मैक्स प्लांक का सिद्धांत है, कृष्णिका विकिरण उससे समझाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाउली का अपवर्जन नियम क्या होता है? तो पाउली ने कहा था कि एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दोनों का चक्रण विपरीत होता है, और दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान कभी भी समान नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्कृष्ट गैसों की आयनन एंथैल्पी के मान अपने आवर्त में उच्चतम होते हैं, क्यों? दोस्तों उत्कृष्ट गैस जो होते हैं ये अक्रिय गैस आपके, इनका बाह्यतम कोष पूर्णपूरित होता है, और पूर्णपूरित होने के कारण ये ना तो इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करती हैं ना इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं, तो पूर्णपूरित विन्यास के कारण इनकी आयनन एंथैल्पी के मान उच्चतम होते हैं। बहुत अधिक ऊर्जा देने पर ही इनमें से इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। हेंस का नियम क्या हो जाएगा आपका? यदि कोई चक्रीय प्रक्रम है तो सभी पदों में जो एंथैल्पियों का योग होता है उस पूरे एक पद के एंथैल्पियों मानक एंथैल्पी के योग के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 20 आपका, इलेक्ट्रॉन संकल्पना के आधार पर ऑक्सीकरण व अपचयन को परिभाषित कीजिए। अपचयन वह प्रक्रम है जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर अपच यानी अपचयन हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, K2MnO4 में Mn का ऑक्सीकरण अंक बताइए। पोटेशियम पर +1 चार्ज है, तो 2 पोटेशियम का +2 हो जाएगा। Mn को आप x एज्यूम कर लो, और ऑक्सीजन पर -2 होता है, तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो -8 बराबर में 0, x बराबर आपका ये +6 आंसर आने वाला है, तो Mn का ऑक्सीकरण अंक +6 हो जाएगा। ऑक्सीकरण संख्या विधि द्वारा रेडॉक्स अभिक्रिया का संतुलन कीजिए अम्लीय माध्यम में। तो Cr2O7-2 + SO3-2 Cr+3 SO4-2। दोस्तों इसे अम्लीय माध्यम में संतुलित करने के लिए सबसे पहले क्रोमियम
कि इधर 2 मॉलिक्यूल दे रखे हैं, उधर एक ही मॉलिक्यूल है, और क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पर सबसे पहले कितनी है, +6 और यहाँ पर +3। +6 से +3 में जाते वक्त यहाँ पर आपका अपचयन हो गया और यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन आपके क्या हो गए, ग्रहण हो गए। अब इसी प्रकार आप सल्फर से SO3-2 से SO4-2 में जाओगे तो यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था आपकी 4 है और यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था आपकी 6 है। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है, मतलब यहाँ पर आपका ऑक्सीकरण हो गया, ऊपर आपका अपचयन हो गया। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर करने के लिए SO3 वाले पद को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, जिससे त्यागे गए और ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन आपके बराबर हो जाएंगे। फिर उसके बाद आप आवेश का संतुलन करोगे, जिधर आवेश कम होता है उधर उतने ही H+ जोड़ दोगे, क्योंकि अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में। H+ जोड़ने के बाद आप हाइड्रोजन का संतुलन करोगे, जिधर हाइड्रोजन कम होते हैं उतने जल के अणु जोड़ दोगे और ये आपकी अभिक्रिया संतुलित हो जाएगी। इसी प्रकार आपका अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीकारक व अपचायक किसे कहते हैं। ऑक्सीकारक वे पदार्थ होते हैं जो दूसरों का तो ऑक्सीकरण करते हैं और स्वयं का अपचयन कर लेते हैं। स्वयं का अपचयन करने के कारण ये रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। और अपचायक वे पदार्थ होते हैं जो दूसरे पदार्थों का तो अपचयन करते हैं, स्वयं का ऑक्सीकरण करते हैं। स्वयं का ऑक्सीकरण करने के कारण ये इलेक्ट्रॉन का क्या करेंगे, त्याग करेंगे। नेक्स्ट बात, NaHSO4 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था, तो आपको पता है Na की +1 हो जाएगी, हाइड्रोजन की +1 हो जाएगी, सल्फर की X और एक ऑक्सीजन पर -2, तो 4 पर -8, बराबर में उदासीन होने के कारण 0, तो X बराबर आपका ये +6 आ जाएगा। तो सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पर +6 होगी। अर्ध अभिक्रिया विधि के द्वारा निम्नलिखित रेडॉक्स अभिक्रिया को अम्लीय माध्यम में संतुलित करना है आपको। वही सेम उसी प्रकार से करोगे। इसके लिए आपकी ट्रिक है O हरियाणा चलें। A4 एटम बैलेंस करोगे, O4 ऑक्सीजन बैलेंस करोगे, H4 हाइड्रोजन बैलेंस करोगे, C4 चार्ज को बैलेंस करोगे। एटम को बैलेंस करने के लिए उचित गुणांक लगाएंगे। ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए जिस ओर ऑक्सीजन कम होते हैं उतनी संख्या में जल के अणु जोड़ दोगे। फिर हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए जिस ओर हाइड्रोजन कम है उससे अपोजिट उसी ओर उतने ही H+ आयन जोड़ दोगे। अब आवेश का संतुलन करने के लिए आप सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे। दोनों अर्ध अभिक्रियाओं को इसी प्रकार संतुलित करने के बाद इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर करने के लिए उचित गुणांक से गुणा करके इनको जोड़ दोगे। इस प्रकार ये अभिक्रिया आपकी अम्लीय माध्यम में संतुलित हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपका, सिग्मा और पाई बंध में प्रबल कौन होता है। तो ऑब्वियसली सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होता है और पाई बॉन्ड दुर्बल होता है। ये आपका सम पार्श्विक अतिव्यापन से बनता है। जमकरण किसे कहते हैं, जब लगभग समान ऊर्जा और भिन्न भिन्न आकृति के परमाणुीय कक्षक आपस में एक दूसरे के साथ संयोजित होते हैं तो लगभग समान ऊर्जा और समान आकृति के संकृत कक्षकों का निर्माण होता है। इस घटना को ही संकरण कहा जाता है। sp3 संकरण में एक S कक्षक और 3 p कक्षक आपस में एक दूसरे के साथ संयोजित होते हैं और समान ऊर्जा समान आकृति के 4 नए sp3 संकृत कक्षकों का निर्माण करते हैं। इसे sp3 संकरण कहा जाता है। इसकी आकृति आपकी चतुष्फलकीय होती है। यदि परमाणु के पास एक लोन पेयर है केंद्रीय परमाणु के पास तो आकृति आपकी त्रिकोणीय पिरामिड हो जाएगी, और यदि परमाणु के पास केंद्रीय वाले के पास 2 लोन पेयर है तो आपकी आकृति इसकी वी शेप या फिर कोणीय हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, अथवा में आपका हाइड्रोजन आबंध क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। तो जब उच्च विद्युतऋणी परमाणु FON ये जब हाइड्रोजन से अटैच होते हैं तो हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश और उच्च विद्युतऋण परमाणु पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है। जब दूसरा हाइड्रोजन परमाणु जो कि इन्हीं से जुड़ा हुआ होता है FON फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से, वो इनके पास में आते हैं तो ये उसके संग बॉन्ड बना लेते हैं। इसी को हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। यह 2 प्रकार का होता है, इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड और इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्ड। इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब है 2 अलग अलग यौगिकों में हाइड्रोजन बॉन्ड बने, और इंट्रामॉलिक्यूलर एक ही अणु में हाइड्रोजन बॉन्ड बने, जैसे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल हो गया आपका, सैलिसिलिक एसिड हो गया आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, H2 अणु का अनुकक्षक आरेख बनाइए और ये प्रतिचुंबकीय है, अनुचुंबकीय। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ये एक का और ये दूसरे का। आधे संयोग करके नीचे संयोग करेंगे, आधे ऊपर संयोग करेंगे, और इस तरह से आपके 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हो जाएंगे 1s2, और ये आपका खाली रह जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका सिग्मा 1s2 आने वाला है, और 2 इलेक्ट्रॉन युग्मित होने के कारण ये आपका प्रतिचुंबकीय प्रकृति का होगा। इसमें एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, इस कारण ये प्रतिचुंबकीय होगा। और साथ में इसका बंध क्रम की बात करें अपन तो बंध क्रम होता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन बटे 2, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आपका 1 आने वाला है बंध क्रम। तो ये आपका पूरा पेपर था जो मैंने पूरा सॉल्व करवाया है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते नए पेपर के साथ नई वीडियो में। जय हिंद।